नेटाल में स्थापित इंडियन कांग्रेस के बारे में। भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के विरुद्ध केवल प्रार्थना पत्र भेजकर ही बैठा नहीं जा सकता था। उसके बारे में आंदोलन चलते रहने से उपनिवेश मंत्री पर उसका असर पड़ सकता था। इसके लिए एक संस्था की स्थापना करना आवश्यक मालूम हुआ। इस संबंध में मोहनदास को अब्दुल सेठ से सलाह करनी पड़ी, दूसरे साथियों से मिलना पड़ा और तब कहीं जाकर सब ने एक सार्वजनिक संस्था खड़ी करने का निश्चय किया। अब चिंता थी उस संस्था का नामकरण करने की। इस संस्था को किसी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करना था, इसलिए कई दलीलों के बाद संस्था का नाम कांग्रेस ही रखने का सुझाव दिया गया और सन 1994 के मई महीने की 22 तारीख को नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। इसका सदस्य बनने में सभी साथियों ने असीम उत्साह का परिचय दिया था। उन लोगों के लिए नया काम था और इसमें उन्हें आनंद आ रहा था। अनमोल अनुभव मिल रहे थे। लोग खुशी खुशी आकर इसके लिए चंदा देकर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग इसके लिए राजी होते नजर आए। पर इस चंदा वसूली से भी अधिक जरूरी था लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उन्हें कांग्रेस के साथ जोड़ना। उनके मन में ऐसा प्रेम जगाने के लिए जरूरी था कांग्रेस का उनके लिए सेवा करना। एक दिन यह अवसर खुद ही सामने आ गया जब बाला सुंदरम नामक एक मद्रासी हिंदुस्तानी रोते हुए मोहनदास के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। उसके मालिक ने उसे पूरी तरह पीटा था। मोहनदास उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज करवाया, उसकी चोट संबंधी प्रमाण पत्र लिए और तुरंत उन कागजों के साथ बाला सुंदरम को अदालत में पेश किया। मैजिस्ट्रेट को मालिक पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसके नाम समन जारी करने का हुक्म दे डाला। मोहनदास का आशय उस अंग्रेज मालिक को सजा करवाना नहीं था, बस उस गरीब मजदूर को उसके पंजों से छुड़ाना था। कानूनी तिकड़म लगाकर वो ऐसा करने में सफल हो गए और इस तरह सभी किरमिटिया मजदूरों के बंधु बन गए। कांग्रेस के कार्यालय में इन मजदूरों का आना जाना शुरू हो गया, जिससे मोहनदास को इनके सुख दुख में भागीदार बनने का अवसर मिला। नेटाल में ये हिंदुस्तानी मजदूर इस लालच में लाए गए थे कि उन्हें बस 5 साल तक ये बंधुआ मजदूरी करनी होगी। इसके बाद उन्हें वहां बसने और जमीन खरीदने की आजादी दे दी जाएगी। मजदूरों के लिए ये मुनाफे का सौदा था। समय आने पर उन मजदूरों ने न केवल जमीन और घर खरीदे बल्कि व्यापार भी शुरू कर दिया। अब गोरे व्यापारियों को इससे तकलीफ होने लगी। मजदूरों की आजादी से ज्यादा उनकी खुशहाली उन्हें चुभने लगी और यही बात हिंदुस्तानियों के विरोध का मुख्य कारण बनी। इस विरोध को जाहिर करने के लिए हिंदुस्तानियों से मताधिकार छीनने और उन पर कर लगाने के कानून बनने की शुरुआत हुई। इन लोगों को कानून से बाहर रहकर भी कई तरह से परेशान किया जाना शुरू हो चुका था। ऐसे में नेटाल इंडियन कांग्रेस ने आगे बढ़कर इन मजदूरों की भलाई के लिए कई प्रस्ताव रखे, जो कि एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मान लिए गए। इस तरह लगातार काम करते रहने के बाद सत्य की विजय हुई। इसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी का भारत में लौटना हुआ। वापस आकर सीधे वो राजकोट पहुंचे और हरी पुस्तिका के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के अपने अनुभव और वहां रह रहे हिंदुस्तानियों के कष्ट का जिक्र उन्होंने जानबूझकर बड़ी नर्म भाषा में किया। उनके अनुसार छोटा दुख भी दूर से देखने पर बड़ा मालूम होता है। हरी पुस्तिका की उन्होंने 10,000 प्रतियां छपवाईं और उन्हें सारे हिंदुस्तान के अखबारों और सब पक्षों के प्रसिद्ध लोगों को भेजा। पायनियर में उस पर सबसे पहले लेख निकला। उसका सारांश विलायत गया और उस सारांश का सारांश फिर रॉयटर्स के द्वारा नेटाल पहुंचा। वो तार तो सिर्फ 3 पंक्ति का था, लेकिन नेटाल में हिंदुस्तानियों के साथ होने वाले व्यवहार का जो चित्र उन्होंने खींचा था, उसका छोटा संस्करण था। धीरे धीरे सब प्रमुख पत्रों में इस प्रश्न की विस्तृत चर्चा हुई। इस पुस्तिका को डाक से भेजने के लिए इसके पैकेट तैयार कराने का काम मुश्किल था और पैसा देकर कराना खर्चीला था। इसका सरल उपाय था मोहल्ले के सब लड़कों को इकट्ठा करना और उनसे सवेरे के 2-3 घंटों का समय लेना। लड़कों ने इतनी सेवा करना खुशी से स्वीकार किया और हंसते खेलते ये काम पूरा कर दिया। इस प्रकार छोटे बच्चों को स्वयं सेवक बनाने का ये उनका पहला प्रयोग था। राजकोट में उनका दक्षिण अफ्रीका का काम चल रहा था। इसी बीच वो बंबई भी गए। उनका इरादा बड़े शहरों में सभाएं करके विशेष रूप से लोकमत तैयार करने का था। इस काम के लिए वो सबसे पहले न्यायमूर्ति रानडे से मिले। उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी और उन्हें सर फिरोज शाह मेहता से मिलने की सलाह दी। बाद में जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी ने भी वही सलाह दी। सर फिरोज शाह से तो मोहनदास को मिलना ही था, पर इन 2 गुरुजनों के मुंह से उनकी सलाह के अनुसार चलने की बात सुनकर उन्हें इस बात का पता चला कि सर फिरोज शाह का जनता पर कितना प्रभुत्व था।
सरफरोश शाह ने उन्हें लोकमान्य तिलक से मिलने की राय दी। लोकमान्य के प्रथम दर्शन से ही उनकी लोकप्रियता का कारण उन्हें समझ आ गया था। मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा और यहाँ से वो गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए, जो उनसे बड़े प्रेम से मिले और पहली ही भेंट में मोहनदास को सदा के लिए अपना बना लिया। सरफरोश शाह उन्हें हिमालय जैसे, लोकमान्य समुद्र जैसे और गोखले गंगा जैसे लगे। गोखले ने बारीकी से उनकी जांच की, उसी तरह जिस तरह स्कूल में भर्ती होते समय किसी विद्यार्थी की जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि मोहनदास को किस किस से और कैसे कैसे मिलना चाहिए और फिर उनका भाषण देखने को मांगा, साथ ही उस कॉलेज की व्यवस्था दिखाई। जब जरूरत हो तब फिर मिलने को कहा। राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान गोखले जी ने जीते जी उनके हृदय में प्राप्त किया और स्वर्गवास के बाद अंतिम समय तक भी जो स्थान उन्हें प्राप्त रहा,